नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहा है तो सभी कंपनियों में लगभग एक दो क्वेश्चन नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस से पूछा जा रहा है। तो टोटल जो है सो अभी तक 12 सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में 1 से लेकर के 8वें सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस तक का हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। और एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें से 90 से लेकर के जो अभी 12वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। जो पहला सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस है वो हुआ था 5 से 6 अगस्त को कोलकाता में हुआ था, 1958 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछा जा रहा है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस है उसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो माइंस में एक्सीडेंट होने लगा या फिर एक्सीडेंट जब हुआ तो लोगों को लगा कि सेफ्टी से रिलेटेड कुछ मीटिंग होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहला जो बैठक हुआ था 1958 में, जब देखा गया कि चीनाकोरी कोलियरी में जो कि वेस्ट बंगाल में है और अभी जो है सो ईसीएल में आता है, 183 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी 19 फरवरी 1958 को। इसीलिए उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पे 5 से 6 अगस्त 1958 को यहाँ पे सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस का बैठक किया गया, ताकि उसको जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके या फिर उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस पर डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया पहले सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में। सबसे पहले कि 1 साल में 2 बार जो है सो माइंस का जनरल इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, जिसमें से सुपरविजन, वेंटिलेशन, कोल्ड डस्ट, सपोर्ट, डिपिलरिंग एरियाज में ये सभी चीज़ों को लेकर के खास ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद वहाँ पे जो इंस्पेक्शन किया जाएगा वो अचानक से आफ्टर दोपहर में या फिर नाइट शिफ्ट में वहाँ पे किया जाएगा। माइंस में अच्छे तरह से काम किया जा रहा है कि नहीं, जो इंस्पेक्शन किया जाएगा बिना सूचना दिए अचानक से वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग और देखते हैं क्या क्या वहाँ पे और रिकमेंडेशंस आए। जैसे कि जो लैंप्स होता है, सेफ्टी लैंप जो ओवरमैन और सुपरवाइजर को दिया जाता है वो रिलाइटर टाइप के होने चाहिए। ये भी फर्स्ट नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में इसका रिकमेंडेशन था। इसके बाद जो वाटर डेंजर प्लान है वो भी प्रिपेयर किया जाना चाहिए अंडरग्राउंड वर्किंग के केस में। और जो उसका रिजर्वायर होता है, पानी का एरिया होता है 60 मीटर के दायरे में, वो भी उस वाटर डेंजर प्लान में शो होना चाहिए। इसके बाद अगला है जो सेफ्टी ऑफिसर होगा वो वेल क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो एम्प्लॉयड होगा माइंस में। इसके बाद जैसे एक सेफ्टी कमेटी का भी गठन किया जाना चाहिए, वो सेफ्टी से रिलेटेड मैटर को डिस्कस कर सके। इसके बाद जो माइंस में काम कर रहे हैं उन वर्कर के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग की भी वहाँ पे सुविधा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है उन्हीं व्यक्तियों को सेफ्टी लैंप यहाँ पे दिया जाएगा, इशू किया जाएगा जिनके पास वहाँ पे गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर हो। और प्रत्येक माइंस में 1/10 मतलब यदि वहाँ पे 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 10 ऐसा व्यक्ति वहाँ पे माइंस में होना चाहिए जिसके पास गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट हो। इसके बाद जो भी लाइटिंग के मामले में वहाँ पे बेटर लाइटिंग होनी चाहिए। और यदि वहाँ पे मग का व्यवस्था हो रहा है, मग यदि इस्तेमाल किया जा रहा है लाइटिंग के लिए, तो उसको वहाँ पे ग्रेजुअली स्टॉप, मतलब कि वहाँ पे उसे बंद कर देना चाहिए। मग लाइटिंग नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से उसको लाइटिंग करना चाहिए सेफ्टी वे में। इसके बाद यदि डीपर कोल माइन से, बहुत ज़्यादा डीप माइन से, तो वहाँ पे यदि डिपिलरिंग किया जा रहा है तो वहाँ पे सैंड स्टोइंग जरूरी है। सैंड स्टोइंग से आपको वहाँ पे डिपिलरिंग करना होगा डीपर माइन में। इसके बाद जैसे कि होता है माइन इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिक्स के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए नए नए इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे यहाँ पे स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया जा सके। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि बड़ा माइंस है वहाँ पे तो उस बड़े माइंस में जो सुपरवाइजरी स्टाफ रखा जाएगा उसको फुल टाइम बेसिस पर रखना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जो है माइंस का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, तो माइंस ऐसे प्राइवेट लोग चला रहा था, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर चला रहे थे तो उसको जो है सो सुपरवाइजरी स्टाफ को वहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया कि उसको फुल टाइम बेसिस पर वहाँ पे जॉब देना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे जो वे लोग हैं वेंटिलेशन, सैंड स्टोइंग, शॉट फायरिंग, मशीनरी मेंटेनेंस, इन सभी चीज़ों को आसानी से वो देखभाल कर सके। इसके बाद जो भी नए एम्प्लॉय आते हैं माइंस में, जो माइनिंग में काम करने के लिए, तो उनका फिजिकल टेस्ट किया जाना चाहिए जो कि IME होता है। इसके बाद सभी जो माइंस में वर्कर हैं उनका भी मेडिकली एग्जाम होना चाहिए पीरियडिक इंटरवल पर, जो अभी 5 साल में एक बार किया जाता है। तो यहाँ पे एक निश्चित समय अंतराल पर उसमें बोला गया था, कुछ टाइमिंग नहीं दिया गया था। अगला पॉइंट, सभी माइनिंग इंजीनियर्स के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसके लिए स्कीम होना चाहिए। इसके बाद एक रीजनल इंस्पेक्टर के अंदर में
3 से ज़्यादा इंस्पेक्टर नहीं होने चाहिए। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगा है उसी को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है और बाकी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया हुआ है। इसके बाद है माइनिंग सुपरवाइजरी स्टाफ मीन्स होता है ओवरमैन और माइनिंग सरदार लोगों के लिए एक ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके बाद जो माइन में सर्वेयर होता है उनकी ओर भी अटेंशन जाना चाहिए ये ट्रेनिंग को लेकर के। इसके बाद जो माइंस में काम करते बड़े बड़े कंपनी तो उन कंपनियों को गवर्नमेंट के द्वारा एक सूटेबल जो भी सेफ्टी अवार्ड्स है उसको देना चाहिए। जैसे कंपनी के लेवल पर देना चाहिए, एक प्रत्येक माइंस को भी देना चाहिए और कोई भी एक माइनर है, कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहा है तो उनको भी सेफ्टी अवार्ड देना चाहिए। ये रिकमेंडेशन फर्स्ट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ही दिया गया था। दूसरा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जो है सो 9-10 जुलाई 1966 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। वो हुआ था इंडियन माइनिंग हिस्ट्री का बिगेस्ट कोल डस्ट एक्सप्लोजन होने के बाद, जिसमें से टोटल 265 लोगों की मृत्यु हुई थी और ये जो है सो एक्सीडेंट में 1965 ईस्वी को हुआ था, ढोरी कोलियरी में हुआ था। ढोरी कोलियरी जो है सो अभी सीसीएल के अंतर्गत आता है और झारखंड स्टेट में ये लोकेटेड है। उस समय जो है सो 2 ही तरह के अंडरग्राउंड माइंस में होता था, एक गैसी माइंस होता था और नॉन गैसी माइंस होता था। एक्सीडेंट के बाद ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और जो अंडरग्राउंड का माइंस है उसको डिग्री में बांटा गया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री की गैसी में इसको बांटा गया। इसके बाद जो बहुत सारे रिकमेंडेशन जो कोल माइंस रेगुलेशन 1957 आया था उसमें इसमें जो रिकमेंडेशन दिया गया, इससे जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस हुआ तो इस कोल माइंस रेगुलेशन में बहुत सी चीज़ों को ऐड किया गया। और चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सो डिस्कस किए गए। और यहाँ पे सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में यूके से भी कुछ सेफ्टी एक्सपर्ट आए थे और चीफ इंस्पेक्टर की बैठक हुई थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है सो रिकमेंडेशन दिया गया। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो सेफ्टी लैम्प का प्रोविज़न है उसको अच्छे से लागू किया जाए। पहले भी फर्स्ट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में भी दिया गया था लेकिन उस समय उतना अच्छे से उसको नियम पालन जो है सो नहीं किया जा रहा था। इसके बाद जो सर्वेइंग किया जाएगा माइंस में, माइन मैनेजमेंट में, उसको प्रेजेंस ऑफ गैस, जो भी प्रेजेंस ऑफ गैस होगा वहाँ पे कंडक्ट होगा उसका सर्वे हो कब कब हो रहा है। इसके बाद जो वेंटिलेशन से स्टैंडर्ड से जो भी रिलेटेड है, वेंटिलेशन से रिलेटेड उसके बारे में अच्छे से जो है सो जाँच किया जाए। इसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेटर का भी वहाँ पे यूज़ किया जाए, जैसे कि एमएमबी जो होता है अब माइंस में जो भी अंडरग्राउंड बड़े बड़े माइंस हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता ही है। इसके बाद जो कोल डस्ट माइंस में उत्पन्न हो जाता है उसको क्लियर किया जाए। इसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग जो माइंस वर्कर को दी जानी चाहिए और जो नए रिक्रूटमेंट होते हैं उसको ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाए। इसके बाद पुलिस इंक्वायरीज, जो माइंस में जो पुलिस इंक्वायरी की एंट्री शुरू हुई उसी समय से पुलिस लोगों की भी इंक्वायरी शुरू हो गई माइंस में। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तीसरा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जो है सो 14-15 जुलाई 1973 ईस्वी को हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था। मार्च 1973 ईस्वी को जीतपुर कोलियरी में एक गैस एक्सप्लोजन हुआ जिसमें से टोटल जो है सो 48 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उस समय जो है सो वो माइंस इसको के अंतर्गत चल रहा था, इसको कंपनी वहाँ पे चला रही थी। इसके बाद उस माइंस को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। टिस्को ने उसको खरीद लिया, यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। इसके बाद अभी जो जीतपुर कोलियरी है वो सेल चला रही है। अब आगे हम लोग रिकमेंडेशंस देखते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जो वर्कर लोग को दिया जाता है वो वर्किंग आवर्स के ड्यूरिंग में भी शुरू किया जाना चाहिए। और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस होता है OHS, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा भी गया है। कंपनी लेवल पर जो हेल्थ से रिलेटेड होता है वो भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद जो अभी हम लोग करते हैं जैसे कि बीटेक के बाद PGPT और डिप्लोमा के बाद PGPT करते हैं, वो जो है सो रीऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रॉपर तरीके से शुरू किया जाना चाहिए इंडस्ट्री के नीड के अकॉर्डिंग। इसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड यूनिट भी वहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहिए पब्लिक सेक्टर कंपनियों को के लिए। जैसे कि एक अभी सिम्फर है तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करता है तो उस तरह का यूनिट वहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए। CMPDA का जो प्रपोजल दिया गया वो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट माना गया और DGMS और CMPDA मिल करके दोनों इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा सके और माइंस की सेफ्टी के लिए काम कर सके और रिसर्च कर सके। इसके बाद फील्ड सेफ्टी कमेटी का जो गठन किया जाएगा एक पॉजिटिव रोल में माइंस के एक्सीडेंट को कमी करने के लिए काम कर सके ताकि माइंस के एक्सीडेंट को वो कम कर सके और सेफ्टी के तरीके से काम किया जा सके। अब अगला हम लोग देखते हैं चौथा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जो है सो 24 दिसंबर 1978 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था।
इसके पहले हम लोगों ने देखते आया कि जो भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस होता आया था, एक मेजर एक्सीडेंट या मेजर डिजास्टर के बाद जिसमें से बहुत लोगों की मृत्यु हुई, उसके तुरंत बाद या कुछ दिनों बाद उस सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस को किया गया था, बैठक किया गया था। लेकिन ये जो चौथा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस हुआ था, एक मेजर डिजास्टर के तुरंत बाद नहीं किया गया था। हालांकि इसके बहुत दिन पहले आपको बताता हूँ, 27 दिसंबर 1975 को इंडिया में सबसे बड़ा मेजर डिजास्टर, अभी तक का मेजर डिजास्टर माना जाता है, जो कि चास नाला कोलियरी में हुआ था, जिसमें से ऑन रिकॉर्ड मैं वहां पे खुद काम किया हूं, इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। बट ऑन रिकॉर्ड 375 का नाम सहित वहां पे एक स्मारक बना हुआ है, जिसमें से 375 व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है, उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है सो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस का बैठक नहीं हुआ था। अगला जो हुआ था ये 24 दिसंबर 1978 को हुआ था, कुछ सालों बाद हुआ था। यहाँ पे इस डिटेल्स को देख सकते हो। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो इसमें इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको डिस्कस किए गए थे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है ZAP, इसका आप शॉर्ट फॉर्म जो है सो जरूर सुनेंगे, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल। हर कंपनी कहती है कि मैं ZAP को अचीव करना चाहता हूँ, इसके स्ट्रेटजीज को लेकर के यहाँ पे काम किया जाना चाहिए, नई नई प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेजेस डेवलप की जानी चाहिए, ताकि सर्वेयर, इंजीनियर और वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके। अगला पॉइंट है, कानून से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं होती है उसको कठोर बनाया जा सकते, और सुरक्षा के जो हाई स्टैंडर्ड होता है उसको पहचान किया जा सके। उसके साथ साथ जो सेफ्टी से संबंधित कंडीशन से उत्पन्न होती है, स्थितियां उत्पन्न होती है, उसका भी निर्धारण किया जा सके। इसके बाद अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, माइन मैनेजमेंट को वहाँ पे ISO इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी वहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, और उसका जो गाइडलाइन होगा उसके हिसाब से वहाँ पे काम करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस है 5वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस, जो कि 26-27 दिसंबर 1980 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुआ था। ये भी जो पहले तीसरे नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस थे उसी तरह से ही हुआ था, क्योंकि इसके एक साल पहले ही एक मेजर माइन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से कुछ लोग मारे गए थे। जो मेजर माइन एक्सीडेंट है 12 गोलाई कोलियरी जो कि आसाम में स्थित है, और 22 जुलाई 1979 को एक्सीडेंट हुआ था। ये वहाँ पे गैस का इग्निशन हो गया था, गैस फूट निकला, उसमें से आग लग गई थी, जिसमें टोटल 16 लोग की मृत्यु हुई थी और 5 लोग जो है सो इंजर्ड हुए थे। रूफ फॉल होने की वजह से जो केबल था, केबल में फॉल्ट हो गया, केबल कट गया, वहाँ से स्पार्क हो गया, और स्पार्क होने की वजह से जो माइंस में गैस था, मीथेन गैस थी, उसमें आग लग गया। तो छोटा सा इसे जो है सो गैस एक्सप्लोजन बोल सकते हैं, बड़ा गैस एक्सप्लोजन नहीं था, नहीं तो और लोगों की मृत्यु यहाँ पे हो सकती थी। इसमें ट्राइपार्टाइट मीटिंग का रिकमेंडेशंस दिया गया, जिसमें से इसमें कंसिस्ट होता है, मतलब इसमें शामिल रहता है मैनेजमेंट, जो भी माइंस का मैनेजमेंट होता है। इसके बाद वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जिसमें से ट्रेड यूनियन आता है वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव में, और DGMS, ये तीनों का मिल करके मीटिंग करते हैं, उसको ट्राइपार्टाइट मीटिंग कहा जाता है। ये मीटिंग जो है सो प्रत्येक 6 महीने किया जाएगा, 6 महीने में, और ये सेफ्टी का परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस का जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उस सभी चीज़ों से लेकर के ये अपना जो है सो बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक होता है बायपार्टाइट मीटिंग। बायपार्टाइट मीटिंग जो होता है, इसमें ट्रेड यूनियन रहता है और मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है और ट्रेड यूनियन, ये दोनों शामिल रहते हैं, और ये जो होता है ये एरिया लेवल पर ये मीटिंग किया जाता है। इसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, प्रत्येक साल सेफ्टी कैंपेन से रिलेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा। हर एक माइंस में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं उसको अवॉइड किया जा सके, एक्सीडेंट को कम किया जा सके। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल सेल नाम का एक टीम बनाया जाएगा। जो टीम होगा, कंपनी में जो मशीन चलाए जाते हैं, मशीन को खरीदा जाएगा, फिर अच्छे से उसको सेफ्टी तरीके से काम किया जा सके, और जो भी वहाँ पे मशीन चलाए जा रहे हैं उसका मेंटेनेंस ठीक तरीके से हो। इन सभी चीज़ों को देखभाल के लिए क्वालिटी कंट्रोल सेल नाम का टीम होना चाहिए। इसके बाद सभी गैसी डिग्री 3 के गैसी माइंस में एक नेटवर्क होना चाहिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम से, जैसे कि माइंस में जो गैस निकलता है उनके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, और ये 2 साल में लागू हो जाना चाहिए। जो ये गठन हुआ था 1980 में, तो इसके जस्ट 2 साल बाद ये चीज़ें लागू हो जानी चाहिए थी माइंस में।
इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जैसे ओपन वॉकी टॉकी नाम सुना होगा, ओपन कास्ट माइंस में यूज़ किया जाता है। तो अंडरग्राउंड माइंस में भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो तार के द्वारा या किसी भी रूप में। तो उसके लिए अंडरग्राउंड माइंस के लिए तुरंत अगले 5 सालों में उसको जो है सो इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए। और जो ओपन कास्ट माइंस में सभी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में उसके 2 साल के अंदर अंदर इसको इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि जो टेली कम्युनिकेशन है, बातचीत हो अच्छे से हो सके। अगला पॉइंट है आईएसओ का गठन किया जाएगा, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। तो उसका फंक्शंस क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आईएसओ होगा वो इंडिपेंडेंट रूप से माइंस को प्रोडक्शन को देखते हुए वो काम करेगा स्वतंत्र रूप से माइंस में। इसके बाद जो आईएसओ का चीफ होगा वो एक सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, डायरेक्टर टेक्निकल के जस्ट नीचे का रैंक का होना चाहिए, या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। इसके बाद आईएसओ जो काम करेगा मल्टी डिसिप्लिनरी वे में, मतलब हर एक क्षेत्र में वो काम करेगा, जैसे कि माइनिंग को लेकर के, मैकेनिकल को लेकर के, या फिर इलेक्ट्रिकल से लेकर के। तो सभी क्षेत्र में अलग अलग डिसिप्लिन में वो काम करेगा। इसके बाद जो माइन लेवल के स्तर है उससे कहीं ऊपर उठ करके वो काम करेगा, और सेफ्टी को देखते हुए आईएसओ काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आईएसओ होगा एक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है एक माइंस में। तो उसके क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या चीज़ देखता है, क्या क्या कवर किया जाता है आईएसओ में। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आईएसओ के अंदर में, वो जो है सो सेफ्टी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा कॉर्पोरेट लेवल पर, माइंस से ऊपर लेवल पर वो जो है सो सेफ्टी पॉलिसी को वो बनाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सेफ्टी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होता है उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको इफेक्टिव वे में मॉनिटर करना। इसके बाद सेफ्टी का क्या स्टेटस है, एक माइंस पर सेफ्टी का स्टेटस, उसको एक समय समय के अंतराल पर इंस्पेक्शन करना। इसके बाद चौथा है जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं सभी एक्सीडेंट्स का, और यदि डेंजरस ऑकरेंस होता है तो उन डेंजरस एक्सीडेंट्स का भी इंक्वायरी करना आईएसओ का काम है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, यदि कोई नए डिस्ट्रिक्ट ओपन किया जा रहा है तो वहाँ पे जो कुछ नए नियम्स हैं तो उसका वहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है, क्या क्या छूट वहाँ पे मिल रहा है और क्या क्या वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो उन सभी चीज़ों को भी जो आईएसओ है उसको एसोसिएट करेगा, उसको लागू करेगा या फिर उसको देखेगा। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, जो पीड सेफ्टी कमेटी बैठक होती है तो वहाँ पे भी आईएसओ अपने जो भी गड़बड़ियाँ होंगी या फिर जो उन्हें लगेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीड सेफ्टी के कमेटी के बीच में रखेगा, और वहाँ पे उस चीज़ों को डिस्कशन करेगा और उन सभी चीज़ों का वो प्रचार प्रसार करेगा। और अंतिम पॉइंट है, इस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस का सभी माइंस में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की जानी चाहिए, और यहाँ पे वेंटिलेशन का जो वर्किंग प्लेसेस पर जहाँ पे काम कर रहा है अंडरग्राउंड माइंस में उसका वेंटिलेशन अच्छे से हो, इसका भी इंश्योर करना होगा सभी कंपनियों को। अगला नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस है 6वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस। ये 13-14 जनवरी 1986 ईस्वी को हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। क्योंकि 1986 तक धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होने लगा था और सेफ्टी से रिलेटेड लोग जागरूक हो चुके थे और एडवांस टेक्नोलॉजी भी आने लगा था, और सेफ्टी की वजह से धीरे धीरे एक्सीडेंट की कमी हो गई थी। थोड़ा बहुत रूफ से रिलेटेड जो रूफ होता था उससे एक्सीडेंट हो रहा था। इसीलिए जो इस सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में जो है सो रूफ होल से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिए गए और सपोर्ट प्लान से रिलेटेड जो है सो रिकमेंडेशन दिया गया, ताकि जो रूफ होल से एक्सीडेंट होता है उसको कम किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो जो मैनेजर होगा, एक अंडरग्राउंड माइंस का मैनेजर होगा, एक सपोर्ट प्लान बनाएगा, ये सीएमआर में भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ सपोर्ट प्लान में क्या इंक्लूड होगा, रूफ साइड और हैंग वाल वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ में जो CMPDI के लोग होंगे, जो टेक्निकल एक्सपर्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ आईएसओ होगा और सेफ्टी कमेटी, इन सभी के साथ में बैठक करके मैनेजर सपोर्ट प्लान जो है सो बनाएगा। इसके बाद देखते हैं कि सपोर्ट प्लान कहाँ कहाँ लागू होगा। सबसे पहले 9 मीटर के वर्किंग फेसेस के 9 मीटर के प्रत्येक वर्किंग में। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर B, अलोंग ट्रैविंग लेवल के रास्ते में और लोडिंग पॉइंट में स्पेशली जरूर। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हॉलेज रोडवे के साथ साथ और जहाँ पे जंक्शन होगा उन जगहों पे स्पेशली ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है कोल माइंस रेगुलेशन 1957 के रेगुलेशन नंबर 108 के अकॉर्डिंग यदि कोई जगहों पर वहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे सपोर्ट लगना चाहिए तो उन जगहों पर सपोर्ट लगाया जाएगा।
इसके बाद सपोर्ट जो है किस प्रकार का होगा, तो जो लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन वहाँ पे देखा जाएगा कि किस प्रकार का है, फिजियोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे स्ट्राटा किस प्रकार का है, वहाँ पे मेथड ऑफ वर्किंग किस प्रकार से काम किया जा रहा है, मैकेनाइजेशन क्या है, और जो पास्ट का एक्सपीरियंस होगा उन चीज़ों को देखते हुए सपोर्ट प्लान बनाया जाएगा। इसके बाद और यदि कुछ अलग से और चीज़ें लग रहा है इंक्लूड करने के लिए तो भी वहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। और प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सपोर्ट, किस प्रकार का वहाँ पे टाइप सपोर्ट्स है, जैसे कि सफारी सपोर्ट्स हो गया, रूफ बोल्स हो गया, फ्रिक्शन प्रॉप्स है, रिजिड प्रॉप्स है और हाइड्रोलिक प्रॉप्स, इन सभी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाएगा जो सपोर्ट प्लान होगा उसमें। इसके अलावे किन किन लोगों का यहाँ पे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो टिम्बरमैन हो गया, सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, ड्रेसर, सरदार, मैट्स, ओवरमैन, फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर एजेंट, ये लोग भी वहाँ पे इंक्लूड होंगे इससे रिलेटेड। इसके बाद जो सपोर्ट मटेरियल का सप्लाई है, इसके बाद जो सपोर्ट को लगाना हो गया, उसको निकालना हो गया, इसके बाद उसका इंस्पेक्शन भी किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि जो सपोर्ट्स लगाए गए हैं वो कितना इफेक्टिव रूप में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद है जो सपोर्ट प्लान बनाया जाएगा उसको अप्रूवल के लिए डीजीएमएस के पास देना पड़ेगा और डीजीएमएस से अप्रूवल होके आने के बाद ही उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद माइंस में ये हो गया हमारा सपोर्ट प्लान से रिलेटेड। और अगला जो इम्पॉर्टेंट हमारा टर्म डिस्कस किया गया था सिक्स नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में, वो है कोई भी व्यक्ति अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे सपोर्ट किया हुआ नहीं है उस जगह पे वहाँ पे व्यक्ति जो है सो घुसेगा नहीं। इसके बाद अगला है जो आईएसओ, उसको इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट को ऐसा रूप नहीं होना चाहिए जो गिर सके या फिर वहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट जो रिकमेंड किया गया ओपन कास्ट माइंस की ओर से, जो एक्सीडेंट डंपर से ट्रक से रिलेटेड एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर और ड्राइवर होगा एचईएमएम के लिए या फिर जो ट्रक्स होते हैं, डंपर्स होते हैं, उनका जो ऑपरेटर ड्राइवर होगा उसका जो सिलेक्शन किया जाएगा और ट्रेनिंग किया जाएगा वो अच्छे से एक एडिक्वेट तरीके से वहाँ पे एक्सरसाइज किया जाएगा, उसको चुना जाएगा ताकि कोई भी एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट ना हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है जो भी डंपर ट्रक और एचईएमएम माइंस में चलाए जा रहे हैं तो वो उसमें जो है सो एवीए ऑडियो विजुअल अलार्म, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो जरूर से जरूर उस एचईएमएम या फिर जो भी मशीनरी है उसमें लगे हुए होने चाहिए। इसके बाद अगला जो तीसरा पॉइंट है, जो ऑयल माइंस में फायर लग जाता है उससे एक्सीडेंट से बचाव करने के लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिया गया, उसका डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एयरबोर्न डस्ट होता है, हेल्थ से रिलेटेड जो माइंस का जो वर्कर होता है उसके हेल्थ से रिलेटेड के लिए वहाँ पे स्पेशल रेफरेंस या स्पेशल कुछ गाइडलाइन आने चाहिए। इसके बाद माइन इन्वायरमेंट और वेंटिलेशन से रिलेटेड भी रिकमेंडेशन दिए गए जो कि हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद एयरबोर्न डस्ट से रिलेटेड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एयरबोर्न डस्ट का सर्वे किया जाएगा वो एक रेगुलर बेसिस पे किया जाना चाहिए, एक रेगुलर टर्म पे, एक रेगुलर पीरियड पे होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है पीएमई, जो पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वर्कर का वो किया जाएगा। उस समय जो माइंस में बिना आईएमए किए, बिना मेडिकल एग्जामिनेशन किए माइंस में एम्प्लॉय कर दिया जाता था, लेकिन जब ये रिकमेंडेशंस दिया गया उसके 3 साल के अंदर अंदर सभी वर्कर को आईएमई करवाना होगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो सभी वर्कर को एक जरूरी कर दिया गया। अभी तो खैर प्रत्येक जो भी नए एम्प्लॉय आते हैं तो उसको आईएमई जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको करने के बाद ही वो फिट हो जाता है, इसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद अभी जो पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन का टाइम है वो प्रत्येक 5 साल में किया जाने लगा है, आप सबों को ये तो पता ही है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ माइंड प्लान। माइंड का प्लान जो होगा उसके एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाए और अच्छा एक्यूरेसी को उसको बढ़ाया जाए। फिर अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डेवलपमेंट किया जाए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जो माइंस में काम करते हैं यदि उसका काम को बदला जाता है, यदि कोई व्यक्ति यदि ड्रेसर है उसको टिम्बरमैन बनाया जा रहा है या फिर कोई उसका काम को बदला जा रहा है, तो उस काम को बदलने से पहले उसको जो काम दिया जा रहा है उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग करवाना होगा। इसके बाद उसका जॉब को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है
जो भी वर्कर यदि माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो जो कुछ वर्कर लोग होते हैं कि उस एक्सीडेंट पे इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको माइंस में काम देने से पहले, रीअसाइन करने से पहले उसको फिर से प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है, इसके बाद उसको काम में लगाया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, जो भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे चल रही है तो उसका जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो एक रिजल्ट वे में, एक यूज़फुल और कम ओरिएंटेड वे में काम करना चाहिए। ये नहीं कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है बेकार में, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा 6वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जो है, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस हमारा समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं अगले 7वें की ओर। 7वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जो है सो 19-20 दिसंबर 1988 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया गया कि जो 5वां और 6ठा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको अच्छे से वहाँ पे रिव्यू किया जाए, देखा जाए और उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके बाद उस समय ओपन कास्ट माइंस खुल रहे थे, बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो रहा था ओपन कास्ट माइंस। तो ओपन कास्ट माइंस में सेफ्टी को लेकर के रिकमेंडेशन दिया गया, जैसे कि जो भी ओपन कास्ट माइंस में HEMM चलाए जाते हैं तो उस जो भी कंपनियां वहाँ HEMM चला रही है, माइंस चला रही है, तो उसके लिए ट्रैफिक रूल वहाँ पे एक फ्रेम बनाया जाए ताकि ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग ही माइंस को चलाया जाए और मशीनों को चलाया जाए। इसके बाद सभी कंपनियां जो ओपन कास्ट माइंस चला रही है, मैकेनाइज ओपन कास्ट माइंस चला रही है, एक कोड ऑफ प्रैक्टिस वहाँ पे बनाया जाए ताकि डंपिंग में जो ओबी को डंप किया जाता है, लोडिंग पॉइंट पर वहाँ के कोल रखा जाता है, लोडिंग किया जाता है डंपर में, तो वो कोड ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर सके। और जो कोड ऑफ प्रैक्टिस वहाँ पे बनाया जाएगा उसको ट्राइपार्टाइट कमेटी जो होता है उससे वहाँ पे अप्रूव्ड कराना होगा। जो भी स्टैट्यूटरी पोस्ट होता है जैसे कि शॉट फायरर हो गया, ब्लास्टर हो गया, ओवरमैन हो गया, माइनिंग सरदार हो गया, तो इन सबों के लिए एक सेपरेट फॉर्मेट होना चाहिए रिपोर्ट लिखने के लिए। जो अभी फॉर्मेट आता है माइनिंग सरदार का रिपोर्ट लिखने के लिए, ओवरमैन, फोरमैन, इन सभी का रिपोर्ट लिखने के लिए उसी समय इंप्लीमेंट किया गया कि उसको सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए और उसको जल्दी से बना करके हर कंपनियों में सर्कुलेट किया जाए और उस फॉर्मेट को दिया जाए और उसी पे उसको जो है सो रिपोर्ट लिखा जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या पे रिकमेंडेशन दिया गया, OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस इन माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री में OHS का क्या महत्व है, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि OHS का क्या क्या कार्य है, क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहला है जो है सो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले रिस्क की पहचान करना, इसके बाद उसको यहाँ पे जो है सो आकलन करना कि कितना वहाँ पे रिस्क है। दूसरा पॉइंट है कार्य के परिवेश में यानी वर्किंग इन्वायरमेंट में और कार्य पद्धतियों के उन पहलुओं का निगरानी किया जाएगा जो वर्कर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उसकी निगरानी रखेगा। इसके बाद कार्य के संबंध में, वर्किंग के संबंध में जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य की भी निगरानी रखी जाएगी। अगला पॉइंट है सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, हाइजीन और हेल्थ से संबंधित एजुकेशन जो होते हैं वो वर्कर को एजुकेशन वहाँ पे दिया जाए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो गया, इसके ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इंडस्ट्रियल हाइजीन और एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट को वहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है उसको वहाँ पे सलाह दे सकते हैं कि उस पर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है। फिर जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग जिनका हो जाता है इसके बाद उसकी रीट्रेनिंग के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था किया जाए। इसके बाद है प्रत्येक कंपनी के खानों में जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इंडस्ट्रियल हाइजीन, इन सभी से रिलेटेड क्वार्टरली वहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार किया जाए। और उस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होंगे, तो उसमें शामिल होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन, नोटिफाइड डिजीज जो होते हैं, टोटल 8 डिजीज हैं। इसके बाद फर्स्ट एड का स्टेटस क्या है और एयरबोर्न का जो सर्वे किया जाता है, एयरबोर्न डस्ट का जो सर्वे किया जाता है, मतलब हवा के परिमाण का जो सर्वे किया जाता है वो शामिल होगा, उसका क्या नतीजा है। इसके बाद यहाँ पे डस्ट हो गया, फिर नॉइज़, टेम्परेचर कितना है, क्वांटिटी ऑफ एयर क्या है। इसके बाद जो स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य जैसे जो भी विषय होंगे ये सभी शामिल होंगे जो भी रिपोर्ट बनाया जाएगा उसमें, OHS का जो क्वार्टरली रिपोर्ट होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रत्येक जो कर्मचारी होगा, वर्कर होगा, उसका जो मेडिकल जांच किया जाएगा उसका रिकॉर्ड ठीक तरह से रखा जाएगा और मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद उसको आवश्यकता के अनुसार जो भी उसका कंप्यूटरीकृत करके कंप्यूटर में जो भी स्टोर करके उसको रखा जाएगा ताकि वो जो डाटा है उसको भविष्य में वो काम दे सके। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, इंडस्ट्रियल हाइजीन है, फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड उसको ठीक तरीके से रखा जाएगा। इसके बाद एर्गोनॉमिक्स विषय पर मैनेजमेंट को वहाँ पे जो है सो सलाह
दे सकते हैं, सलाह देना। इसके बाद जो ये सभी चीज़ें जो होगा OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे जो होगा वो एक सीनियर ऑफिसर की देखरेख में होनी चाहिए। इसके बाद जो मैनेजमेंट होगा, सभी माइंस का जो मैनेजमेंट होगा एक्सपर्ट के साथ बैठक करके कंसल्ट करके एक स्कीम बनाएगी और उस स्कीम में क्या क्या विषय शामिल होंगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उन ऑपरेशन और एक्टिविटी के कार्यों की पहचान करना जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अगला पॉइंट है ऐसे फैक्टर जो व्यक्तियों के हेल्थ को इफेक्ट करता है उसको मॉनिटर करना, अलग अलग लेवल पर उसको मॉनिटर करना। इसके बाद है जो भी चीज़ें परमिसिबल लिमिट के अंदर में नेसेसरी रखा गया रखने के लिए, तो उसको उपाय करना कि वो परमिसिबल लिमिट में ही रहे। इसके बाद अगला है हेल्थ से रिलेटेड सर्विलेंस किया जाए, हेल्थ से रिलेटेड निगरानी यहाँ पे किया जाए। फिर से है हेल्थ का एजुकेशन दिया जाए और फर्स्ट एड ट्रेनिंग दिया जाए सभी वर्कर लोग को। तो ये चीज़ें जो थी OHS से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हेल्थ से संबंधित होता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है सो रिकमेंडेशन दिया गया 7वें सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में। हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो मैक्सिमम जो है सो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट के लिए था। अब देखते हैं कि सभी माइंस के लिए क्या क्या चीज़ इंश्योर करेगी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कि सभी माइन वर्कर के लिए बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, फर्स्ट एड को लेकर के एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद जो फर्स्ट एड होल्डर हैं उसका जो जिसके पास सर्टिफिकेट है फर्स्ट एड का, उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाना चाहिए। प्रत्येक 2 साल में कम से कम एक बार यहाँ पे फर्स्ट एड ट्रेनिंग यहाँ पे देना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है जो भी RTP होंगे, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होंगे, उसको जो है सो फर्स्ट एड में मतलब कि फर्स्ट एड की सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है जो एम्बुलेंस होगा, एम्बुलेंस वैन्स होगा, उसमें सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन्स और जो भी इमरजेंसी में दवाइयाँ ज़रूरत होती है या फिर ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो वो सभी चीज़ें वहाँ पे एम्बुलेंस वैन्स में मौजूद होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं जो अरेंजमेंट किया जाएगा स्मॉल माइंस के लिए, वो क्या क्या अरेंजमेंट कर सकता है छोटे छोटे खानों के लिए। तो सबसे पहले ये है नॉन कोल सेक्टर के लिए, जो कि कोल माइंस के से संबंधित नहीं है। तो जो मालिक है, ऑनर अकाउंट जो उस माइंस का, वो यदि अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बना पा रहा है स्पेशल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस से, तो वहाँ पे एसोसिएशन जो है सो सामूहिक व्यवस्था वो कर सकता है इससे रिलेटेड। और ये सभी चीज़ें जो है सो जैसे छोटे छोटे माइंस में एस्बेस्टस का माइंस है, मैंगनीज है और माइका माइंस है, इन सबों चीज़ों के लिए इतना चीज़ें उसको वो OHS से संबंधित उसे करना होगा। इसके बाद हाउसिंग फैसिलिटीज़, जैसे कि वो OHS के लिए एक सामूहिक व्यवस्था वो दे सकता है, उसी तरह से एम्प्लॉयज़ के लिए जो माइंस में काम कर रहे हैं उन सभी एम्प्लॉय के लिए एक कॉलोनी उसे बना सकता है, या फिर एक किसी अच्छे प्रकार का रहने के लिए वहाँ पे घर दे सकता है, जो कि पानी का व्यवस्था हो, साफ़ सुथरा हो और ड्रेनिंग करने का व्यवस्था हो, पानी का जो बाहर जाने का व्यवस्था हो। प्लस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस है 8वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस, वो जो है सो 14-15 मई 1993 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें सबसे पहले जो कोल माइंस में रूफ फॉल से एक्सीडेंट होते हैं उसी से बचने के लिए जो जो रिकमेंडेशंस हो सकते हैं वो दिए गए। दूसरा है सेफ्टी एजुकेशन, वर्कर को सेफ्टी एजुकेशन दिया जाए ताकि वो सेफ्टी मैनेजमेंट जो होता है उसमें वो पार्टिसिपेट हो सके। इसके बाद है सुपरवाइजरी ऑफिशियल, जैसे ओवरमैन, मैनिंग, सरदार, फॉरमैन वगैरह होते हैं, उसकी ट्रेनिंग किया जा सके समय समय पर, जिसमें शामिल हो मॉडर्न जो ऑडियो विजुअल होता है, मतलब जो वीडियो में दिखाया जाए, जो ट्रेनिंग होता है उसको वीडियो में दिखा करके ट्रेनिंग दिया जाए। अगला पॉइंट है वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, जो कि सेफ्टी कमेटी का बैठक होता है, साल में एक बार होना है। उसमें जो है सीनियर ऑफिशियल अटेंड करेंगे एरिया के लेवल पर, इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन भी उस सेफ्टी मैनेजमेंट में भाग लेंगे और उस वर्कर भी उसमें भाग लेगा। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ 1000 से रिलेटेड अभी देख चुके हैं, जो 7वें बताया था उसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिया गया। इसके बाद मेडिकल सर्विलेंस, मेडिकल से संबंधित जो भी वहाँ पे निगरानी हो, मेडिकल सर्विलेंस में मेडिकल की निगरानी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले एरिया लेवल पर एक मेडिकल ऑफिसर रखना होगा, जिसमें उसको जो है सो PME की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए, जो पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसकी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए एरिया लेवल पे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है उन सब में जो एक मेडिकल ऑफिसर होगा वो ILO में, ILO क्लासिफिकेशन में, रेडियोग्राफ्स में और जो न्यूमोकोनियोसिस बीमारी होता है उसमें वो ट्रेंड व्यक्ति होना चाहिए।
इसके बाद दूसरा है जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा मेडिकल सेंटर, वहाँ पे एक्सरे की व्यवस्था होनी चाहिए, लंग फंक्शन टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है जो भी वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे निगरानी किया जाएगा उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली रखा जाएगा, प्रॉपरली जो है सो मेंटेन करके रखा जाएगा कि कितना पीएमई किया जा रहा है, कितना वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या फिर कितने लोग वहाँ पे जो है सो दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो भी है हेल्थ से संबंधित उसका रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति के एक्सरे से जो भी वहाँ पे प्रोफ्यूजन होता है, जो न्यूमोकोनियोसिस बीमारी होता है, उसमें यदि जांच से 1/0 या उससे यदि ऊपर आता है उसके वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में, तो उस केस में उसे नोटिफाई किया जाएगा कि उस व्यक्ति को जो है सो न्यूमोकोनियोसिस बीमारी घोषित किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी मुझे नहीं पता है कि 1/0 क्या और कैसे ये डिसाइड होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ पे रिटायर हो जाता है तो उस व्यक्ति का रिटायरमेंट होने से 1 साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति का पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाएगा, जांच किया जाएगा कि उसमें क्या क्या कुछ बीमारियां हैं कि नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित जांच किया जाएगा रिटायरमेंट से पहले। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जो व्यक्ति यदि सर्टिफाई हो जाता है न्यूमोकोनियोसिस से, यदि उसे हो गया है, पता चल जाता है, तो जो उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, जांच किया जाएगा, वो एक समय छोटे छोटे अंतराल पे जांच किया जाएगा। मतलब कि उसका जांच हमेशा होते रहना चाहिए ताकि उसका पता चले कि उसको कितना आगे जो है सो न्यूमोकोनियोसिस बढ़ चुका है, कितना ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद सभी कंपनियों को जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, जो रेडियोलॉजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है, उन सभी को एक फॉर्मेट में, एक इनक्लोज फॉर्मेट में उसको एनुअल रिपोर्ट जो होगा उसको सभी कंपनियों को यहाँ पे जो है सो सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो देखे हम लोगों ने वो था जांच से संबंधित या फिर पीएमए से संबंधित। इसके बाद है सेफ्टी इन ओपन कास्ट एंड सरफेस ऑपरेशन। ओपन कास्ट माइंस में जो भी काम हो रहे हैं या फिर सरफेस माइंस में, तो वहाँ पे से रिलेटेड सेफ्टी से जो भी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट था वो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है डस्ट से संबंधित। तो क्या क्या डस्ट से रिकमेंडेशन दिया गया, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है 1 साल के अंदर अंदर डस्ट सर्वे वहाँ पे किया जाना चाहिए सभी माइंस में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है एयरबोर्न डस्ट सर्वे आर कंप्लीटेड। यदि एयरबोर्न डस्ट सर्वे यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है तो उसके 2 साल के अंदर अंदर यदि वहाँ पे कोई चीज़ें मिल जाती है, कोई खामियां मिल जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के वहाँ पे उपाय किए जाने चाहिए। इसके बाद है नॉइज, क्योंकि जो साउंड होते हैं, आवाज़ें हैं, वो भी मनुष्य के हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे हेल्थ माउंटेड ईयर मफ के साथ साथ प्रॉपर टाइप का ईयर प्रोटेक्ट, वहाँ पे प्रोटेक्टर जो है सो डेवलप किया जाए और उसको सप्लाई किया जाए वर्कर के साथ में। दूसरा पॉइंट है जिस माइंस में या फिर जहाँ पे नॉइज लेवल जो होता है 90 डेसिबल से अधिक हो जाता है, तो वहाँ पे यदि कोई नई एम्प्लॉयमेंट होती है, नए नए व्यक्तियों का वहाँ पे जो है सो एम्प्लॉयमेंट होता है, नए जॉब मिलते हैं, तो उन जगहों का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा उसकी ऑडियोमेट्री भी चेक की जाएगी, उसको ऑडियो लेवल भी वहाँ पे चेक किया जाएगा। इसके बाद ही उस जगह में उस व्यक्ति को जो है सो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 8वें नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस का, जो ऑयल माइंस में सेफ्टी से रिलेटेड भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया, क्योंकि हर प्रकार के माइंस से संबंधित रिकमेंडेशंस दिए जाते थे, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में दिए जाते ही हैं। तो ये हमारा 1 से लेकर के 8वां जितना डिटेल से हो सकता है मैंने आप सबको बताने का कोशिश किया है। और ऑयल वाला जो है सो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑयल और जो अदर मेटल माइंस है तो उसको मैं फोकस नहीं करता हूँ, सिर्फ कोल से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं उसको फोकस कर रहा हूँ। तो अगले पार्ट में मैं आप सबके लिए 9वें से लेकर के 12वें नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पर वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो 500 लाइक्स यदि मिल जाते हैं जिस समय, उसी दिन मैं जो होगा 9वां से लेकर के 12वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।